नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो व्यय न किया जा सके, अर्थात जिसका रूप न बदले, वही अव्यय होता है। अब आइए इसकी परिभाषा पे नज़र डालते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। परिभाषा ये कह रही है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, माने कर्ता चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, उसका अव्यय पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अव्यय शब्द जो होते हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उनको अव्यय कहा जाता है। अब देख लेते हैं अव्यय के भेद कितने होते हैं। जैसे अव्यय के भेद तो अर्थ के आधार पे जो है वो अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। और वो 4 भेद कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं और इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो इसमें चारों कौन कौन है पहले ये जान लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो वहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। अब देखिए हम गलतियाँ कहाँ पे करते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण को लेकर के। क्रिया विशेषण और विशेषण में हम अंतर करने में थोड़ा सा दिक्कत हमें आती है और वहीं पे हम गलतियाँ करते हैं। जैसे विशेषण और क्रिया विशेषण अव्यय जो है इन दोनों में अंतर क्या है। विशेषण में केवल विशेषता बताई जाएगी और वो भी किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वहाँ पे विशेषण होता है, लेकिन जब क्रिया की विशेषता बताई जाने लगे तब वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहले जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। अब राम करता है और धीरे धीरे टहलता है, तो टहलना जो है क्रिया है और धीरे धीरे टहलता है, तो यह धीरे धीरे जो शब्द है उसके टहलने की विशेषता को बता रहा है। तो टहलना क्रिया है, माने टहलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता धीरे धीरे बता रहा है और राम करता है और है सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए राम धीरे धीरे टहलता है, माने टहलने की जो विशेषता बताई जा रही है। तो टहलना एक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब यहीं पे कह दिया जाता कि राम अच्छा लड़का है, तब यहाँ पे राम एक संज्ञा है और अच्छा तो उसकी विशेषता केवल बताई जाती, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता जो टहलना है उसकी विशेषता बताई जा रही कि राम धीरे धीरे टहलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय होगा क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। टहलना एक क्रिया होता है और क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब वह तेज दौड़ता है और दूसरी चीज़ ये है कि वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ने की जो विशेषता है, दौड़ने रूपी क्रिया की विशेषता वह तेज बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर भी दौड़ना क्रिया और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है। और जैसे अब एक चीज़ ये भी एक ट्रिक हमने बताया था कि
जैसे जो अव्यय होते हैं उनका विच्छेद कर देने पे, उनको अलग अलग कर देने पे उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, बल्कि वो एक व्यंजन मात्र रह जाते हैं। जैसे अब तेज शब्द को ले लीजिए, तेज को जब हम अलग अलग कर देंगे, जैसे ते और ज अलग अलग कर देंगे तो इसका फिर कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब दोनों एक जगह संयुक्त हैं तो पता चल रहा है कि तेज एक किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज है। तो इसी तरह से जैसे अब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज जो है वह अव्यय होगा। अब जैसे इसलिए अव्यय होगा क्योंकि अब वह के जगह हम कह दें कि राम तेज दौड़ता है, कह दें सीता तेज दौड़ती है, कह दें घोड़ा तेज दौड़ता है, या कह दें कि गाय तेज दौड़ती है, बैल तेज दौड़ता है। तो मतलब वाक्य में तेज ही एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तेज ज्यों का त्यों बना हुआ है। जैसे जैसे ही हम कर्ता को बदलते हैं, अगर वह के जगह सीता करते हैं तो दौड़ता के जगह दौड़ती हो जाता है। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अव्यय होगा। और जब यह क्रिया की विशेषता बता रहा है तो अब यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है। अब अगला उदाहरण, सीमा अच्छा गाती है। अब सीमा अच्छा गाती है तो सीमा के गाने की विशेषता अच्छा बता रहा है, तो गाना एक क्रिया है, तो यहाँ पर भी क्रिया की विशेषता बताई जा रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब रवि ध्यानपूर्वक पढ़ता है। अब रवि पढ़ता है, लेकिन कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो उसका पढ़ने की जो क्रिया है उसकी विशेषता ध्यानपूर्वक बता रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण अव्यय होगा, जैसा कि परिभाषा में आपको बताया गया है। अब अगला देख लेते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो रीति का मतलब होता है विधि, माने किसी कार्य को करने का तरीका जो होता है उसे हम रीति कहते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने पहले बताया रीति का मतलब तरीका, जैसे किसी कार्य को करने का हमारा तरीका क्या, हम हर आदमी जो है अपना काम अलग अलग ढंग से, एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे पढ़ने का हमारा तरीका कुछ और है, किसी दूसरे को ले लेंगे तो उसके पढ़ने पढ़ाने का तरीका और होगा। कार्य तो एक ही है, पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो अगर जिस तरीका, मतलब रीति का मतलब ही होता है कि इस तरीके से हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो अब जो शब्द क्रिया के होने की रीति, माने किसी क्रिया को किस ढंग से किया जा रहा है या किस तरीके से किया जा रहा है, ये चीज़ें जो बताए उन्हें हम रीतिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे श्याम जोर जोर से चिल्लाता है। अब देखिए, श्याम चिल्लाता है और कैसे चिल्लाता? जोर जोर से। तो यहाँ पर जब जोर जोर से चिल्लाता है, माने उसके चिल्लाने की, श्याम के चिल्लाने की विधि बताई जा रही है कि जोर जोर से चिल्लाता है, वह किस तरीके से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़ा के दौड़ने की जो है विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है। ठीक है। तो जब उसकी विधि बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ता है, मतलब किस तरीके से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जब तरीका बताया जाए तो वहाँ पर रीतिवाचक विशेषण अव्यय होगा। तो श्याम सुंदर लिखता है। अब जिसे यहाँ पे भी तरीका बताया जा रहा है कि उसके लिखने का ढंग क्या है, वो बहुत सुंदर लिखता है। अभी कहा जाए बहुत भद्दा लिखता है, बहुत बेकार लिखता है, तब भी उसकी विशेषता बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर लिखता है, अब उसके लिखने का ढंग क्या है? वह सुंदर लिखता है, इसलिए यहाँ पे रीतिवाचक विशेषण अव्यय होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान, जैसा कि नाम से ही पता चला, इसमें स्थान के बारे में बताया जाएगा कि स्थान संबंधी जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराएं
उन्हें स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे विपिन यहीं बैठ कर पढ़ो, अब यह हमें बताया जा रहा है कि यहीं बैठ के पढ़ो, तो यहीं मतलब एक स्थान के बारे में बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब वर्षा में कहाँ जाओगे, मतलब एक स्थान के बारे में बता, किस स्थान पे जाओगे, यहीं पे रुक जाओ ना, तो यहाँ पे भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब अगला देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया से समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, अब, कब, निरंतर, अभी इत्यादि। कहने का मतलब जिससे समय का बोध हो उसे हम जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और जैसे आज, अब, कब, निरंतर, अभी इत्यादि, मतलब कोई भी शब्द जैसे है तो या कोई क्रिया है उसके करने के जो समय की सूचना जिससे मिले वही हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। अगला देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो परिमाण जो कि किसी भी क्रिया की या किसी चीज़ की मात्रा का बोध कराए ना, तो उसे हम जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए परिभाषा देख लेते हैं, जिस क्रिया विशेषण से किस परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, खूब, बहुत, थोड़ा, एक इत्यादि। मतलब कोई चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितनी मात्रा में, अधिक है कि कम है कि बहुत है कि थोड़ी है कि एक है कि दो है, जो इस तरह से मात्रा को बताए उसको हम जो है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अव्यय से आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।